नमस्कार। हमारी दुनिया को बनाने वाले कुछ छिपे हुए लेकिन बेहद जरूरी तत्वों को समझने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे फोन से लेकर हमारे घरों तक हर चीज उन खनिजों पर टिकी है जो जमीन से निकलते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक धूल भरी खदान के सवाल से शुरू करेंगे, फिर बिस्कुट की एक मजेदार उदाहरण से खनिजों को समझेंगे। इसके बाद उनकी वैज्ञानिक परिभाषा, उनके प्रकार और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे वो एक चट्टान से हमारे लिए कीमती संसाधन बन जाते हैं। तो हमारी कहानी एक बहुत ही आम सी दिखने वाली जगह से शुरू होती है, जो एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। जरा सोचिए, आप धनबाद के पास एक बहुत बड़ी, काली और धूल भरी जगह पर खड़े हैं। चारों तरफ ट्रक हैं जो कोई काला पदार्थ लाद कर ले जा रहे हैं। कहानी में किरी नाम की एक लड़की है जो अपने दोस्त सुकान से पूछती है, ये सब क्या है? और यहीं से सब शुरू होता है। ये जगह काली और धूल भरी इसलिए है क्योंकि पास में कोयले की खदानें हैं और वो ट्रक कोयला ले जा रहे हैं, जो कि एक खनिज है। लेकिन ये खनिज आखिर होते क्या हैं? इस जटिल से लगने वाले सवाल को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान और कह सकते हैं स्वादिष्ट उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि हम एक बिस्कुट बना रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे आटा, चीनी, दूध और शायद अंडे। जब ये सब अलग अलग होते हैं तो हम उन्हें साफ साफ देख सकते हैं, नहीं है ना? एक बार जब आप सब कुछ मिला देते हैं और उसे बेक कर देते हैं तो वो एक हो जाता है। अब आप उसमें चीनी या आटे का दाना अलग से नहीं ढूंढ सकते। और बस यही तो असली बात है। जो रिश्ता आटे और चीनी का बिस्कुट से है, वही रिश्ता खनिजों का चट्टानों से है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत में चट्टानों के अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, तो बिस्कुट वाला उदाहरण तो बढ़िया था। आप जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान की भाषा में खनिज का मतलब क्या होता है। ये है इसकी ऑफिशियल परिभाषा। अब इसमें दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, मतलब इसे प्रकृति बनाती है, इंसान नहीं। और दूसरा, निश्चित रासायनिक संघटन, यानी इसका एक तय केमिकल फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं है कि सारे खनिज एक जैसे होते हैं। भूविज्ञानी उन्हें उनके कुछ खास गुणों से पहचानते हैं, जैसे कि उनका रंग क्या है, वो कितने घने या सख्त हैं, क्या वो पानी में घुल जाते हैं। यही वो सुराग हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। और ये बात काफी दिलचस्प है। खनिज का मतलब सिर्फ हीरे जवाहरात नहीं होता, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जो नमक हम खाने में डालते हैं वो एक खनिज है, और आपकी पेंसिल की नोक में जो ग्राफाइट है वो भी एक खनिज ही है। अब देखिए, धरती पर 3000 से भी ज्यादा तरह के खनिज हैं। तो इतने सारों को समझने के लिए भूविज्ञानियों ने उन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटा है। तो सबसे पहले हम खनिजों को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक। सिंपल। फिर जो धात्विक वाला ग्रुप है उसे भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, लौह यानी जिनमें लोहा होता है, और अलोह जिनमें लोहा नहीं होता। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, धात्विक खनिजों में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, धातु होती है। ये गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनमें एक खास तरह की चमक होती है। वहीं अधात्विक खनिजों में ये सब गुण नहीं होते। और अगर हम धात्विक खनिजों के अंदर देखें तो फर्क बहुत सीधा सा है। लौह खनिजों में लोहा होता है, जैसे कि लौह अयस्क या मैंगनीज, और अलौह खनिजों में लोहा तो नहीं होता, पर सोना, चांदी या तांबे जैसी दूसरी कीमती धातुएं हो सकती हैं। यहाँ एक और मजेदार टिप है। कुछ खनिजों की पहचान तो उनके रंग से ही हो सकती है। तो अगर कभी कोई नीले रंग की चट्टान दिखे तो हो सकता है कि आप तांबे को देख रहे हो। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि खनिज क्या हैं और उन्हें कैसे बांटा जाता है। पर बड़ा सवाल ये है कि हम इन छिपे हुए खजानों को जमीन से बाहर निकालते कैसे हैं? और यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, अयस्क। इसे ऐसे समझें कि हो सकता है हर चट्टान में सोने का एक छोटा सा कण हो, लेकिन अयस्क वो चट्टान है जिसमें इतना सोना हो कि उसे निकालना फायदेमंद हो। तो सारी चट्टानों में खनिज होते हैं, पर सिर्फ अयस्कों में ही वो इतनी मात्रा में होते हैं कि उन्हें निकाला जाए। और ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब 2800 से ज्यादा पहचाने गए खनिजों में से सिर्फ 100 के आसपास ही ऐसे हैं जिन्हें हम अयस्क मानते हैं। इन अयस्कों को निकालने के लिए मोटे तौर पर 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं।
खनन उन खनिजों के लिए है जो जमीन में बहुत गहरे दबे हैं। प्रवेधन का इस्तेमाल तेल जैसे तरल खनिजों के लिए किया जाता है। और आखनन तब होता है जब खनिज सतह के पास ही हों और उन्हें बस खोदकर निकालना हो। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि खनिज क्या है, वे कैसे दिखते हैं और हम उन्हें कैसे निकालते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये ज़रूरी संसाधन आखिर पृथ्वी पर मिलते कहाँ हैं? इसका जवाब हम जानेंगे अपनी सीरीज के अगले हिस्से में। नमस्कार, चलिए जमीन के नीचे छिपे खजानों से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली तक की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। आज हम समझेंगे कि खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारी दुनिया को असल में चलाते कैसे हैं। अच्छा, एक सवाल है, एक बिस्कुट और हमारी धरती, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब ही हमारे आज के पूरे टॉपिक की जड़ है। जवाब बहुत ही सीधा सा है, दोनों ही छिपी हुई चीजों से बने हैं। जैसे एक बिस्किट में आटा, चीनी, मक्खन सब कुछ मिला होता है लेकिन दिखता नहीं, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की चट्टानों में भी न जाने कितने तरह के खनिज छिपे हुए हैं। और आज हमारी खोज का विषय यही है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि चट्टानों के अंदर क्या है, फिर खनिजों की दुनिया को समझेंगे। इसके बाद बात होगी पत्थर में छिपी शक्ति यानी ऊर्जा की, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को जानेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकेंगे कि हमारा चुनाव क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इन चट्टानों में आखिर है क्या? तो ये जो खनिज होते हैं ये हैं क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक कुदरती पदार्थ है जिसकी एक तय केमिकल बनावट होती है। मतलब इसे प्रकृति बनाती है, कोई इंसान नहीं। और वो बिस्कुट वाली बात याद है, जैसे आप पके हुए बिस्कुट में आटा, चीनी या दूध को अलग से नहीं देख पाते, सब एक हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी की चट्टानों में भी बहुत सारे खनिज ऐसे मिले होते हैं कि उन्हें अपनी आंखों से अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि खनिज सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानों में ही मिलते हैं। अरे वो तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जो नमक हम खाने में डालते हैं और जिस पेंसिल से लिखते हैं उसका ग्रेफाइट, ये दोनों भी खनिज ही तो हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि खनिज क्या हैं, तो चलिए इनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं ये कितने तरह के होते हैं और मिलते कहाँ कहाँ हैं। देखिए, खनिजों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं धात्विक यानी मेटालिक और दूसरे अधात्विक यानी नॉन मेटालिक। धात्विक में भी दो तरह के हैं, एक तो लौह मतलब जिनमें लोहा होता है जैसे कि आयरन ओर, और दूसरे हुए अलोह जिनमें लोहा नहीं होता जैसे सोना, चांदी, तांबा। और अधात्विक में क्या आता है? चीजें जैसे चूना पत्थर और अभ्रक। तो सवाल ये है कि ये कीमती खनिज मिलते कहाँ हैं? असल में ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पर बराबर नहीं। यूरोप लोहे के लिए मशहूर है, तो उत्तरी अमेरिका में भी खनिजों के बहुत बड़े भंडार हैं। और एक मजेदार बात, बर्फ से ढका हुआ जो अंटार्कटिका है ना, वहां भी कोयले और लोहे के बहुत बड़े भंडार छिपे होने का अंदाजा है। चलिए अब यहां से एक बहुत जरूरी मोड़ लेते हैं। अभी तक हमने खनिजों को एक सामान की तरह देखा, पर अब हम उनकी एक और ताकत को जानेंगे, वो शक्ति जो पत्थरों में छिपी है। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो दो मेन कैटेगरीज हैं। एक है पारंपरिक स्रोत जैसे लकड़ी और जीवाश्म ईंधन, जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और दूसरे हैं गैर पारंपरिक स्रोत जो नए जमाने के हैं, जैसे सूरज से मिलने वाली सोलर एनर्जी, हवा से मिलने वाली विंड एनर्जी और भी बहुत कुछ। आइए पहले पारंपरिक ऊर्जा की दुनिया में झांकते हैं, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, दबी हुई धूप। कोयला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन। ये बना कैसे? लाखों साल पहले जब बड़े बड़े जंगल और दलदल जमीन के नीचे दब गए तो उन्हीं से कोयला बना। इसीलिए इसे दबी हुई धूप कहते हैं। सोचिए, ये असल में उन पेड़ पौधों में जमा सूरज की ऊर्जा ही तो है। कोयले के अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी पारंपरिक ऊर्जा के बहुत बड़े सोर्स हैं। इन्हें जमीन में बहुत गहराई तक ड्रिल करके निकाला जाता है। और अगर देखें कि कोयला सबसे ज्यादा कौन निकालता है, तो चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना अहम है। तो पारंपरिक ऊर्जा तो हो गई, अब अपना ध्यान भविष्य की तरफ मोड़ते हैं, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा। ये वो स्रोत हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। कोयला था, दबी हुई धूप है ना, तो उसके बिल्कुल उलट है सौर ऊर्जा, जो सीधे सूरज से शक्ति लेती है।
सोलर पैनल सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देते हैं। मतलब दबी हुई ऊर्जा को खोदने की बजाय ये अभी की ताज़ा ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। सोलर एनर्जी के अलावा भी कई अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे पवन ऊर्जा जो तेज चलती हवा की ताकत का इस्तेमाल करती है, और बायोगैस जो जैविक कचरे जैसे कि गोबर या सड़े गले पौधों से बनती है। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी असल में दुनिया बदल रही है। आपको पता है, दुनिया का पहला बस स्टॉप जो पूरी तरह से सोलार और विंड एनर्जी पर चलता है वो स्कॉटलैंड में है। ये इस बात का सबूत है कि ये नए तरीके कितने काम के हो सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं, हमारा चुनाव क्या होगा। देखिए, ऊर्जा तो हर जगह है, सूरज में, हवा में, ज़मीन के नीचे। लेकिन इस ऊर्जा को इस्तेमाल में लाना, चाहे वो पारंपरिक तरीके से हो या गैर पारंपरिक तरीके से, मुश्किल भी है और महंगा भी। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर टिका है कि हम ऊर्जा का कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम दबी हुई धूप पर ही टिके रहेंगे या आज की ताकत का इस्तेमाल करेंगे? ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सभी को मिलकर करना है। सोचने वाली बातें हैं ना? नमस्कार, खनिजों की दुनिया में हमारी यात्रा के दूसरे हिस्से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने ये तो समझ लिया था कि खनिज आखिर होते क्या हैं, लेकिन आज हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि इन्हें खोजा कैसे जाता है, इनका पूरा परिवार कैसे बटा हुआ है, और हाँ, इन्हें धरती के अंदर से बाहर निकालने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक जासूसी के लिए। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ्स क्रस्ट और एक बिस्किट, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जरा सोचिए, जैसे एक बिस्किट के अंदर आटा, चीनी, मक्खन सब कुछ मिला होता है और एक बार बन जाने के बाद आप उन्हें अलग अलग देख नहीं सकते। ठीक वैसे ही खनिज भी हमारी पृथ्वी की चट्टानों के अंदर छिपे हुए वो गुप्त तत्व हैं। चलिए अब इसे समझना शुरू करते हैं। पता है, हमारी पृथ्वी पर 3000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। अब ये नंबर सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए हम इसे खनिजों के एक फैमिली ट्री की तरह समझ सकते हैं। देखिए, ये चार्ट सब कुछ कितना आसान बना देता है। असल में सारे के सारे खनिज दो बड़ी टीमों में बढ़ जाते हैं। एक है धात्विक यानी मेटालिक और दूसरी है अधात्विक यानी नॉन मेटालिक। और ये बंटवारा बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि कोई खनिज कैसा है और हमारे किस काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों टीमों में आखिर फर्क क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, धात्विक खनिजों में कच्ची धातु होती है। ये आमतौर पर काफ़ी कठोर होते हैं। इनमें से गर्मी और बिजली आसानी से गुजर सकती है और हाँ, इनकी अपनी एक खास चमक होती है, जैसे कि लौह अयस्क। वहीं दूसरी तरफ अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक, यहाँ तक कि हमारे ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये सब इसी टीम में आते हैं। अच्छा, अब धात्विक खनिजों के परिवार के अंदर भी दो हिस्से हैं। एक है लौह यानी फेरस और दूसरा है अलौह यानी नॉन फेरस। फर्क क्या है? बहुत ही सिंपल है। लौह खनिजों में लोहा होता है जैसे मैंगनीज, और अलौह खनिजों में लोहा तो नहीं होता, पर हाँ, सोना, चांदी और तांबे जैसी दूसरी कीमती धातुएं जरूर हो सकती हैं। और ये देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। ये दिखाता है कि प्रकृति हमें कैसे छोटे छोटे इशारे देती है। तो अगली बार कहीं घूमने जाएं और कोई नीले रंग की चट्टान दिखे तो क्या पता, शायद उसमें तांबा छिपा हो। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम खनिजों को सिर्फ उनके रंग से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हमने खनिजों को पहचानना और बांटना तो सीख लिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम इन्हें जमीन से बाहर निकालते कैसे हैं? तो चलिए खनिजों की इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इन्हें निकालने की प्रक्रिया। धरती के अंदर छिपे इन खजानों को बाहर निकालने के 3 मुख्य तरीके हैं: खनन, प्रवेदन और आखनन। इन्हें हम माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग भी कहते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खनन की। इसका सीधा सा मतलब है जमीन के नीचे दबी चट्टानों से खनिज निकालना। अब अगर खनिज सतह के ज्यादा नीचे नहीं है तो हम ऊपर की परत हटाकर उसे निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं विवृत खनन। लेकिन अगर खनिज बहुत ज्यादा गहराई में है तो हमें गहरी सुरंगें खोदनी पड़ती हैं, जिसे कूपकी खनन कहा जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है विवृत खनन का एक उदाहरण।
ये विशाल मशीनें धरती की ऊपरी सतह को हटाकर सीधे उन खनिजों तक पहुंच रही हैं जो ज्यादा गहरे नहीं दबे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़े पैमाने का ऑपरेशन होता है। अब बात करते हैं प्रवेधन या ड्रिलिंग की। ये तरीका उन खनिजों के लिए इस्तेमाल होता है जो तरल या गैस के रूप में बहुत बहुत गहराई में छिपे होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खजानों को सतह तक लाने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं। और ये देखिए, ये ऑफशोर ऑयल रिग ड्रिलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा कुआं खोदा जा रहा है ताकि समुद्र की सतह के भी नीचे छिपे तेल और गैस तक पहुंचा जा सके। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और आखिर में आता है सबसे सीधा साधा तरीका, आखनन यानी क्वेरिंग। ये उन खनिजों के लिए है जो जमीन की सतह के बिल्कुल पास पड़े होते हैं। कोई गहरी सुरंग नहीं, कोई बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन नहीं, बस उन्हें खोद कर निकाल लिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि खनिज क्या हैं और उन्हें निकालते कैसे हैं। पर एक बहुत ज़रूरी बात, ये मिलते कहाँ हैं? असल में खनिज पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं फैले हुए हैं। ये कुछ खास जगहों पर ही ज़्यादा मिलते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम दुनिया भर की एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकल रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन से महाद्वीप किन खनिजों से मालामाल हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है यूरोप से। यूरोप लौ अयस्क का एक पावर हाउस है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन जैसे देशों में इसके बहुत बड़े भंडार हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ लोहा ही नहीं, तांबा, सीसा और निकल जैसी जरूरी धातुएं भी मिलती हैं। अगला पड़ाव है उत्तरी अमेरिका, जहां खनिजों का खजाना 3 खास इलाकों में बटा हुआ है। कनेडियन शील्ड इलाका सोना और यूरेनियम के लिए मशहूर है, तो वहीं पश्चिमी पहाड़ों में तांबे और चांदी के विशाल भंडार मौजूद हैं। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका। ये महाद्वीप कुछ खास खनिजों का असली चैंपियन है। ब्राजील दुनिया को बेहतरीन क्वालिटी का लौह अयस्क देता है, तो वहीं चिली और पेरू तांबे के उत्पादन में सबसे आगे हैं। और टिन के मामले में ब्राजील और बोलीविया का नाम आता है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। ये महाद्वीप कीमती खनिजों और धातुओं से सचमुच भरा पड़ा है। दुनिया के सबसे ज्यादा हीरे, सोना और प्लैटिनम यहीं से आते हैं। खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देश सोने के उत्पादन में दुनिया में बहुत आगे हैं। और हमारी ये वर्ल्ड टूर खत्म होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। और हाँ, यहाँ के कालगुरली और कूलगार्डी इलाके तो सोने के विशाल भंडारों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अच्छा, तो ये सारी दुनिया की बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? ये खनिज हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आप जानकर शायद हैरान रह जाएंगे। तो असल बात यह है कि खनिज सचमुच हर जगह हैं। हमारे खाने का नमक एक खनिज है। हमारी पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट है वो भी एक खनिज है। आप जिस कंप्यूटर या फ़ोन पर ये सब देख रहे हैं वो भी खनिजों से ही बना है। सच तो यह है कि हमारी आज की दुनिया इन छिपे हुए खजानों के बिना चल ही नहीं सकती। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। हमने देखा कि ये खनिज जो हमारी पूरी सभ्यता के लिए इतने ज़रूरी हैं, दुनिया भर में बराबर नहीं बटे हुए हैं। तो हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? व्यापार, राजनीति और देशों के आपसी रिश्तों के लिए इसका क्या मतलब है जब कुछ ही देशों के पास वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हर किसी को है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।